Hey, hello everyone. A short update here. There used to be an exemption when goods are exported out of India, that is from the custom station of clearance in India to a place outside of India. Through air or through vessel, there was an exemption. Exemption was inserted into notification number 9/2017, which is the base notification for exemption under integrated taxes. Integrated taxes rate notification. There was an insertion with effect from, this entry was inserted with effect from 19A and 19B was inserted with effect from 25th of January 2018, राइट। और यहाँ से ये एग्जाम्पशन चलता आ रहा, फिर ये 18 को 19 किया गया, मतलब सॉरी, दिस एग्जाम्पशन वाज वैलिड टिल 30th of September 2018, करेक्ट। और इसको फिर हर साल गवर्नमेंट एक्सटेंड करती गई। ये 2019 30 सितंबर 2019 हुआ, फिर 2020 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, ये 30th of September 2022 तक एप्लीकेबल था। यहाँ के बाद गवर्नमेंट ने इसको इस बार एग्जेम्प्ट नहीं किया, यानी फर्दर एक्सटेंड नहीं किया इस नोटिफिकेशन को। मीनिंग देयर बाय नाउ बोथ ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस like export freight on export of goods through air or through vessel now no more exempt under GST। अब एग्जेम्प्ट नहीं है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? एक अमेंडमेंट आई है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के अंदर भी। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स अगर हम देखते हैं तो नोटिफिकेशन नंबर इंटीग्रेटेड टैक्सेस एक्ट का सेक्शन 12 डील करता है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए इंडियन शिपिंग लाइन है यहाँ पे कोई, या फिर इंडियन एयरलाइंस है जो ये सर्विस दे रहा है। अरे ये तो खिलौने वाला बन गया, ये ऐसे है। अब ठीक लग रहा है जहाज। एनीवे, तो ये इंडियन शिपिंग लाइन एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक इंडियन कंपनी है। ये इंडियन कंपनी और एक यूएस की कंपनी। जब भी इंडियन कंपनी थ्रू वाटर यानी थ्रू वेसल या थ्रू एयर जब भी ट्रांसपोर्ट करती थी तो यहाँ पे हमें एक एग्जम्पशन मिला करता था, करेक्ट। यानी इस ट्रांजैक्शन पे जो ये शिपिंग लाइन है, ये सप्लायर हो गया। अगर एक CIF कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सप्लायर कौन हो गया? इंडियन शिपिंग लाइन। वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है किसे? ये ट्रांसपोर्टेशन की CIF में जिम्मेवारी किसकी होगी? इंडियन कंपनी की, बाहर तक भेजने की। रिसिपिएंट हो गया इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे GST लग जाया करता था। इसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारा महंगा ना हो तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया, इस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को कर दिया था एग्जेम्प्ट बाय दिस नोटिफिकेशन। नाउ व्हाट? दिस एग्जेम्पशन इज नो मोर देयर, बट इफ यू गो थ्रू दिस प्लेस ऑफ सप्लाई रूल, देयर वाज इंसर्टेड एंड proviso inserted in 12 subsection 8. Section 12 deals with place of supply in case both the supplier and recipient is in India. Now who is the recipient in India? This Indian company is recipient because he is paying the consideration to supplier, that is ISL or IL, right? तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसिपिएंट कौन बन गया? इंडियन कंपनी। अब जब ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर इज रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस, करेक्ट। हाउएवर देयर इज एन अमेंडमेंट and it was made very early in 2019 with effect from 1st of February 2019। ये एग्जाम्पशन क्या कहती थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा?
प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या इस केस में प्लेस आउटसाइड इंडिया है? यूएस की कंपनी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएस के कस्टम क्लियरेंस तक जाएगा वो। तो प्लेस आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। यानी इस केस के अंदर अगर आप जनरल सोचेंगे तो डेस्टिनेशन तो यहाँ है, रिसिपेंट यहाँ बैठा हुआ है, हम तो यहीं पे पहले हम तो यहीं पे रजिस्टर्ड प्लेस जहाँ पे है इंडियन कंपनी का उसको हम पकड़ लेते थे, प्लेस ऑफ सप्लाई यहीं बना लेते थे। अब उन्होंने बोल दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक्सपोर्ट का केस है जहाँ पे गुड्स इंडिया के बाहर जा रही है बाय एयर बाय वेसल व्हाटएवर डजंट मैटर, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम किससे बना लेंगे? इस प्लेस को जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन है। तो सप्लायर यहाँ बैठा है, रिसिपिएंट यहाँ बैठा है, एंड रिमेंबर सेक्शन 7 आईजीएसटी जो कि बात करता है कब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानेंगे। सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, सॉरी सप्लायर ऑफ सर्विस यहाँ है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस यहाँ है, बट आईजीएसटी कब लगता है? व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन 2 separate states. Section 7 location of supplier and place of supply are in 2 different states. यहाँ पे place of supply कहाँ पर गया? place of supply outside India. और जहाँ पे when the supply is located in India and the place of supply is outside India shall be treated to be in the course of interstate trade. तो ये IGST तो इंटरस्टेट तो ये बन गया। अब ये इंटरस्टेट तो बन गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है आप देख लो, यहाँ भले ही सप्लायर हो सकता है, सप्लायर कहाँ का है? दिल्ली का। रिसिपिएंट कहाँ का है? ये इंडियन कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस का दिल्ली है। इस केस में भी ये इंटरस्टेट माना जाएगा क्योंकि वो डिटरमाइन तो इस बेसिस पे किया जा रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इन्होंने मान लिया यहाँ पे, करेक्ट है। तो क्या अब जीएसटी लगेगा या फिर हम इसको ऐसा मान लेंगे कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं है ये, क्यों नहीं है? कम बैक अगेन। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कंडीशन क्या क्या होते थे? 2 clause 6, what were the conditions? 2 clause 6 export of services, supplier located in India, supplier of service is located in India, supplier is Indian, like this one क्या नाम है, IAL या फिर ISL जो है, ये इंडिया हो गया सप्लायर। रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, विद रिसिपिएंट, क्या यहाँ रिसिपिएंट है? ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, रिसिपिएंट तो यहाँ बैठा है दिल्ली में, इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये फिर आगे गुड्स को मूव कर रहा है। तो रिसिपिएंट तो दिल्ली में बैठा है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा? नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, एग्जेम्पशन है नहीं, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, यानी सनसेट था वो एक डेट तक के लिए थी, अब उस डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, तो 30 सितंबर 2022 के बाद से एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये अब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बचा नहीं, एग्जेम्पशन हो चुका खत्म, तो जीएसटी तो लगेगा। रेट क्या है? रेट है आपके लिए बाय एयर, अगर आप ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो 18%, वेसल के थ्रू कर रहे हो 2 चीज़ें आ जाती हैं, 5% विदाउट आईटीसी। कैसे लिखूँ मैं इसको? इसको ऐसे लिख देता हूँ, नो आईटीसी।
और 18% आईटीसी है यहां पर। अब यहां पे नो आईटीसी का मतलब क्या? देखो सारा कैच यहीं पे है। नो आईटीसी का मतलब क्या? कि कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी मुझे, किसी चीज़ की क्रेडिट नहीं लूँगा मैं। या फिर ऐसा कर लें कि मैं शिपिंग लाइन की सर्विसेज की क्रेडिट नहीं लेता मैं। मतलब या तो मैंने शिप्स बाई करी तो उसके परचेज कॉस्ट के ऊपर जो मैंने जीएसटी पे करा उसकी क्रेडिट नहीं लेता मैं। या फिर मैं हायर करता हूँ और फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब सर्विसेज दे रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसकी मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। हायर पे जो मैंने जीएसटी पे करा हायरिंग पे, उसके ऊपर क्रेडिट नहीं लूँगा। या तो ये हो सकती है मैं पूरा क्रेडिट ना लूँ, या हो सकता है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस की क्रेडिट ना लूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि बाकी चीज़ों का मतलब सिर्फ सेम लाइन का ले सकते हो। अब यहां पे बहुत मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है। 5% नो आईटीसी का मतलब क्या? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रेट नोटिफिकेशन, जहां पर रेट दे रखा है। नोटिफिकेशन नंबर है 8/2017, इंटीग्रेटेड टैक्सेज रेट का। 28 जून का ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली ये सारे रेट्स जो है ना 18/5 ये आपको यहीं पे मिलेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 9 है एग्जाम्शन का और 8 हो जाएगा रेट्स के नोटिफिकेशन, इंटीग्रेटेड टैक्सेज रेट के। अब इसके अंदर जब आप सर्च करोगे नीचे 6, 7, 8 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और 9 नंबर पे आ जाएगा आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें देखो सेकेंड केस जो है, तो अपना काम तो यहाँ तक में हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल, रेट है 5%। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स हैज नॉट बीन टेकन। ऑन गुड्स की बात कर रहा है, अदर देन ऑन शिप्स एंड वेसल, यानी शिप्स वेसल पे तो आप ले सकते हो, अदर देन दिस यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस हैज नॉट बीन टेकन। उस सर्विस को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी आपने इनवर्ड ट्रांजैक्शन किए हैं गुड्स की, उसके ऊपर आप क्रेडिट नहीं लोगे, तभी आप 5% का रेट ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन शिपिंग लाइन का क्रेडिट ले सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन ऑन शिप्स या वेसल या बल्क कैरियर्स, इसकी क्रेडिट तो मुझे मिल रही है। यानी आपने सप्लाई करने के लिए जो ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट के दौरान जब आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो, उसके अंतर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस फैसिलिटेट करने के लिए अगर आपने कुछ गुड्स यूज किया, उस गुड्स के ऊपर जो आप जीएसटी पे करेंगे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी क्रेडिट आपको मिलेगा। शिप्स आपने परचेज किया है उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। आपने हायर पे लिया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो, क्रेडिट मिलेगी। ये एक कैच था यहाँ पे, और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसके अलावा और क्या केसेस बच जाते हैं, जैसे एफओवी कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो था सीआईएफ का। अगर एफओवी है कोई चेंज नहीं होगा। पहले सप्लायर था, ये रिसिपिएंट बन रहा था, ये रिसिपिएंट था ना, ये रिसिपिएंट था। अब क्या हो जाएगा, सप्लायर ये हो जाएगा, एफओवी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तो सप्लाई करके देना नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर, और ये बन जाएगा रिसिपिएंट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डायरेक्ट सर्विस यहाँ जा रहा है, रिसिपिएंट ही बन जाएगा। सप्लायर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सप्लायर ऑफ रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नो जीएसटी। और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, लाइक एससीजेड को सप्लाई किया, स्टेटस को नो चेंज, जो पहले सिनेरियो थे चलते रहेंगे। फॉरेन शिपिंग लाइन से आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसा पहले चल रहा था चलता रहेगा। तो यहाँ पे बस इसका इम्पैक्ट क्या है इस चेंज का, पहले ये चीज़ें जीएसटी से एग्जेम्प्ट थी, अब टैक्सेबल बन गई। चेंजेस क्या आते हैं, देखो जब भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था ना, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों कर रहे हो, तो आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट आईटीसी का रिवर्सल बनता था, करेक्ट। बट इस केस में रिवर्सल भी नहीं बनता रूल 42 में। कुछ केसेस हैं 42 के, जिसमें से एक केस ये भी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया,
उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज यूज होती है और ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस को एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन वहां पे रिवर्सल का प्रोविजन नहीं लगेगा। 42 43 की एप्लीकेबिलिटी खत्म, वहां पे लगता नहीं था, अभी भी नहीं लगेगा। पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। अभी क्या लगेगा? अब 5%, अब तो आपका एग्जेम्प्ट वैसे भी नहीं रहा। 5% या 18% आप चार्ज कर रहे हो, एग्जेम्पशन तो है नहीं, तो रिवर्सल अभी भी नहीं बनता। रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तब मान लो 1 लाख का इसने गुड्स सप्लाई करा था, पहले 1 लाख का बिल इशू करता था, अब इसने 1,000 रुपये, सॉरी 1 लाख प्लस 1,000, वो CIF कॉन्ट्रैक्ट 1,01,000 रुपये का इशू कर देता था बिल। ये इंडियन कंपनी यूएस कंपनी को 1,01,000 का बिल इशू करता था। अब क्या करेगा यहाँ पे, अब ये 1,000 प्लस 18% 180 रुपये लगा देगा, तो ये 180 तो क्रेडिट ले लेगा ना, ये 180 का कॉस्ट तो इसके पार्ट पे भी 180 बचा। अभी भी ये 100,000 रुपये ही चार्ज करेगा, यानी 1 लाख प्लस 1,000, 1,01,000 का ही रहेगा। तो ऐसा ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, बस आपकी कंप्लाइंसेज के अंदर चेंजेज आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी और क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता है तो, जब तक नहीं आता तब तक मेरे उम्मीद से यही रहने वाला है। तो बेसिकली एक ऐसा अमेंडमेंट है जो बेसिकली बिना अमेंड किए अमेंड हो गया, क्योंकि वो प्रोविज़न यहाँ तक एप्लीकेबल थी और बताया बिना, इसको एक्सटेंड तो करा नहीं, अब ये एग्जाम्पशन यहीं ख़त्म। तो ये एक इम्प्लाइड चेंज आ रहा है 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2022 से। तो ये पर्टिकुलरली चीज़ है ना 5% नो ITC, ये मुझे लग रहा था कई जगह मैंने सर्कुलेट होते देखा था, थोड़ा सा मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब मैं भी सही हूँ या नहीं आप मुझे बताइएगा, हो सकता है गलत भी हो सकता हूँ, बट I would like to thank you for watching this video till the very end. Thank you.